हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये जो दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। ये इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने कवर किया था जो कि था हमारा एनीमिया के ऊपर, एनीमिया क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने एनीमिया की बात की थी, न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात की थी और फिर हमने प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया की बात की थी। उसके बाद अब मैं बात कर रही हूँ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया की, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जब हम न्यूट्रिशनल एनीमिया के टाइप की बात करते हैं तो 3 तरीके के टाइप हम देखते हैं, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक, ये जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और मेगालोब्लास्टिक एंड डाइमॉर्फिक, ये 3 तरीके के एनीमिया देखे जाते हैं। फिर देखिए हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हाइपोक्रोमिक, हाइपो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कम, और इसका उल्टा जो होता है वो होता है हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोक्रोमिक, क्रोम जो वर्ड है वो यहाँ पे कलर से है। तो जब भी जो रेड ब्लड सेल है अगर उनसे कलर जो है डल है, रेड से डल है, यानी जो नॉर्मल आरबीसी का जो कलर होता है अगर उससे कम रेड है, कम ब्राइट कलर है, तो ये हो जाएगी हाइपोक्रोमिक की कंडीशन। इसी तरीके से माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है साइज़ में, माइक्रो का मतलब कम होता है, थोड़ा होता है, छोटा होता है। माइक्रो का मतलब होता है साइज़ में कम होना, और माइक्रोसाइटिक एक साथ क्या बताता है, साइज़ में कम होना। तो यानी जब आरबीसी जो है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जब वो साइज़ में छोटी होंगी और उनका कलर जो है वो क्या होगा, पेल येलो कलर पे होगा, ब्राइट रेड कलर पे नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि देयर इज़ एन इनसफिशिएंसी ऑफ आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जनरली कैसे होता है, अभी आपको आगे भी बताया था कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है ये जनरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जब भी हम डाइट में या फिर अपनी मील में हम क्या करते हैं, आयरन के सोर्सेज नहीं इंक्लूड करते हैं, या फिर अगर आयरन के सोर्सेज इंक्लूड कर रहे हैं और उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो हमारी बॉडी में जो होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इससे जो रेड ब्लड सेल है वो क्या होती हैं, पेल एंड स्मॉल एंड हो जाती हैं, मतलब थोड़ा पीले पर जो ब्राइट रेड है वो येलो में कन्वर्ट होने लगता है, और इनका साइज़ जो है वो भी रेगुलर साइज़ से छोटा हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक की। मेगालोब्लास्टिक, मेगालो जो वर्ड है वो हमेशा बड़े के लिए, मतलब हाँ, मेगालो का मतलब होता है बड़ा, और ब्लास्टिक का मतलब यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं। जैसे आपने मेगालोसिफेली सुना होगा, मेगालोसिफेली में क्या होता है कि जो हेड एरिया होता है वो सिफेलिस पोर्शन जो होता है हमारे ब्रेन का या माइंड का, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। उसे ये आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है, क्या जो आरबीसी का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर से, नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। देखिए इसमें कह भी रहे हैं कि इफ़ द मैचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पस इन द बोन मैरो इज इम्पेयर्ड बाय द लैक ऑफ द फोलेट और विटामिन B12, द सेल which enters the bloodstream are irregular in size and shape but usually larger than normal and contain their full complement ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए इसमें एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ कि जैसे क्या है, हमारी जो बोन मैरो है वो आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही हैं, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर रही हैं, लेकिन जब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती हैं आरबीसी तो उनमें क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो ये जो डिवीज़न होता है वो विटामिन B12 और फोलेट की प्रेजेंस में होता है। अगर विटामिन B12 और फोलेट प्रेजेंट नहीं है तो ये डिवीज़न नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सेल बन रही हैं वो क्या होती हैं, वो रेगुलर साइज़ से बड़ी साइज़ की हो जाती हैं, क्योंकि उनको एक साइज़ के बाद क्या होना था, डिवाइड होना था, लेकिन अभी वो डिवाइड नहीं हो पाई। साइटोप्लाज्म जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है किसी सेल में, क्योंकि डिवीज़न हुआ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। तो ये नॉर्मल से यानी रेगुलर साइज़ से बड़े साइज़ की होती हैं, इस वजह से हम इनको, और ये ब्लड स्ट्रीम में दिखने लगती हैं, आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका साइज़ बड़ा है और नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक, या इसको हम ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्थोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी आप याद रखेंगे, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सीधा डेफिशिएंसी होती है फोलिक की और विटामिन B12 की। देखिए डाइमॉर्फिक एनीमिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों तरीके के आयरन और इसके साथ साथ या तो फॉलिक एसिड या तो विटामिन B12 दोनों की डेफिशिएंसी जो है वो देखी जाती है, इसलिए हम इसको हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक या डाइमॉर्फिक एनीमिया भी कहते हैं। यानी इसके पहले जो 2 एनीमिया के टाइप पढ़े, दोनों के सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। इसमें हाइपोक्रोमिक होगा यानी जो
कलर है वो क्या होगा, डल होगा, पेल येलो पर होगा, और जो साइज़ है वो क्या होगा, मैक्रोसाइटिक होगा, माइक्रो नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और जो कलर है वो डल होगा। ये होता है डाइमॉर्फिक एनीमिया, जो कि आयरन की कमी की वजह से और उसके साथ साथ फोलेट या विटामिन B12 किसी एक की कमी की वजह से, कभी कभी दोनों की कमी की वजह से होता है। फिर देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अगर हम बात करते हैं तो एटियोलॉजी हम देख लेते हैं क्यों हो जाएगा। अगर हम इनएडुकेट आयरन इनटेक कर रहे हैं, हमारी डाइट में आयरन का इनटेक कम है, अगर इनटेक है उसके बाद यूटिलाइजेशन कम है तो भी एनीमिया हो जाएगा। ब्लड लॉस हो गया है, इसकी बात कर चुके हैं, आप डिलीवरी के टाइम पे या फिर एक्सीडेंटल केस में या फिर सर्जरी के टाइम में किसी भी तरीके से अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई, जैसे प्रेगनेंसी है या फिर एथलीट है, वोमेंस में जैसे गर्ल्स में मेनार्च स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है। और आयरन के एब्जॉर्प्शन अगर इनएडुकेट है तो इन सारी कंडीशंस में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होने के चांसेस होते हैं। फिर देखिए डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको हम इवेलुएट करते हैं 4 मेज़रमेंट के थ्रू, यानी 4 तरीके से हम इवेलुएट कर सकते हैं। एक तो क्या है कि हम प्लाज्मा में फेरेटिन लेवल चेक कर दें। प्लाज्मा में हमारे फेरेटिन का लेवल जो कि प्रोवाइड करता है मेज़र द आयरन स्टोर, यानी हमारी बॉडी में कितना आयरन का स्टोरेज है, इसको हम पता कर सकते हैं प्लाज्मा फेरेटिन लेवल से। दूसरा जो हम चेक करते हैं वो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन से चेक करते हैं, जो कि एक गॉज है आयरन सप्लाई टू द टिश्यू, यानी ट्रांसफेरेटिन सैचुरेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो टिश्यू में कितना आयरन सप्लाई हो रहा है। तो इसके थ्रू भी हम हीमोग्लोबिन का लेवल मतलब उसका आयरन का लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितना आयरन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। फिर देखिए बोथ हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट मेजरमेंट भी करते हैं, जो कि एनीमिया को इंडिकेट करता है। देखिए मोस्ट पेशेंट जो होते हैं वो डेवलप करते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 11 ग्राम पर DL। देखिए इसमें ठीक है, चौथे की पहले बात कर लेते हैं। जो रेशियो है जिंक का प्रोटोपोरफायरिन टू हीम इज़ द सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन सप्लाई टू द डेवलपिंग रेड ब्लड सेल। देखिए इसको हमें ये 4 मेजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके पहले हमने जो भी चेक किया था वो क्या चेक किया था, हीमोग्लोबिन, यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है ये बात हमने चेक की थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आयरन चेक करने की, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन के लिए आयरन जो होता है वो बहुत ज़िम्मेदार होता है। तो अगर हम एक लेवल पहले ही, एक स्टेज पहले ही ये चेक कर लें कि आयरन का लेवल हमारी बॉडी में कम है या नहीं, या ठीक है, या क्या स्टेटस है, तो उस कंडीशन में अगर आयरन प्रॉपर है तो हीमोग्लोबिन तो प्रॉपर, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से आयरन डेफिशिएंसी में हम जनरली, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम क्या करते हैं, आयरन का लेवल चेक करने लगते हैं। तो आयरन का लेवल चेक करने की 4 मेजरमेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि अगर आयरन का स्टोर चेक करना है तो क्या चेक करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर हमें प्लाज्मा फेरेटिन लेवल चेक करना पड़ता है। और अगर हमें ये देखना है कि आयरन की सप्लाई टिश्यूज़ में कितनी है तो उसके लिए ट्रांसफेरिन सैचुरेशन चेक करते हैं, ट्रांसफेरिन लेवल ब्लड में चेक करते हैं। इसके अलावा हम हीमोग्लोबिन भी चेक कर सकते हैं, इसके थ्रू भी अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जाहिर सी बात है आयरन जो है वो कम है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन कम है, हीमोक्रिट मेथड से चेक करते हैं। या फिर हम क्या करें, जिंक प्रोटोपोरफायरिन का जो है यानी उसका रेशियो जो है वो चेक कर लें। तो इससे भी क्या होता है कि आयरन, ये भी इंडिकेट करता है आयरन सप्लाई टू द डेवलपिंग रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल में कितना आयरन जो है वो सप्लाई हो रहा है। ये आप द रेशियो ऑफ जिंक प्रोटोपोरफायरिन टू हीम के साथ चेक कर सकते हैं, यानी हीम और जिंक का जो रेशियो है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 मेजरमेंट है आयरन को एस्टिमेट करने के। और देखिए 3 स्टेजेस होती हैं आयरन की डेफिशिएंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है JRF में, नेट के एग्जाम में तो कई बार। तो 3 स्टेजेस क्या होती हैं। पहले स्टेजेस क्या होगी, इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज स्टोरेज ऑफ आयरन विदाउट यहाँ पे एंड होगा, विदाउट एंड नहीं, टी नहीं होगा, विदाउट एंड अदर डिटेक्टेबल एबनॉर्मलिटीज़। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, देखिए जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ये कई स्टेजेस में होती हैं। तो पहले स्टेजेस में क्या होगा कि आयरन का जो स्टोर है हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में जो आयरन का स्टोर होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ नहीं दिख रही, यानी हमको कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो स्टोरेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वो कम हो गया है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नहीं है। फिर देखिए एन इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा, ऑफ लैटेंट आयरन डेफिशिएंसी। ये इसमें क्या होता है कि दैट इज़ आयरन स्टोर्स
are exhausted but anemia has not occurs yet, it recognized depending upon measurement of the serum ferritin level. अब क्या है कि पहले स्टेज में आयरन का स्टोरेज कम होने लगा था, आयरन का स्टोर हमारा कम हो रहा था। अब हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज में आयरन का स्टोर क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, यानी आयरन का स्टोर लगभग ना के बराबर हो जाता है, लेकिन अभी कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। अगर ये इस स्थिति में कैसे पता लग सकती है, अगर किसी ने सीरम फेरेटिन लेवल जो कि आयरन के स्टोर को बताता है, अगर ये चेक करवाया है तो ही वो जान पाएगा कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। अदरवाइज़ ऊपर से कोई भी सिम्टम्स आपको बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे, बट आप हमारी बॉडी में लीवर में जो आयरन का स्टोरेज जो होता है वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो चुका है, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थर्ड स्टेज देखिए, इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है प्रॉपर, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ब्लड में हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है, कम हो जाता है, और सारे सिम्टम्स जो होते हैं एनीमिया के या हीमोग्लोबिन कम होने के वो सारे दिखने लगते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं। इसको लगाने के लिए ऐसे ही आता है, मतलब जो एग्ज़ाम में आपको आता है उसमें ऐसे ही पूछते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कि सिम्टम्स आते हैं या आयरन का स्टोरेज डिक्लाइन होता है या फिर आयरन का स्टोरेज एग्जॉस्ट होता है। ऐसे तो हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे पहले आयरन का स्टोरेज डिक्रीज़ होने लगेगा, फिर आयरन का स्टोरेज एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी स्टोर बिल्कुल ख़त्म होगा स्टोरेज जो है आयरन का, और उसके बाद जो है वो सिम्टम्स दिखने लगेंगे एनीमिया के। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखिए इम्यूनो कॉम्पिटेंस, इसका मतलब है कि इम्यूनिटी, सबसे पहले जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको दिखेगी उसमें किसी भी इंसान जो कि एनीमिक है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, उसको जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ता है। डिमिनिस्ड वर्क परफॉर्मेंस होती है, वर्क परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन देखा गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इफेक्टेड होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास भी इफेक्टेड है। बिहेवियर इम्प्लीकेशंस देखे जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है और एपैथी होती है, लेथार्जिनेस होती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर देखिए सिम्टम्स देखिए आयरन डेफिशिएंसी के, बताया था आपको, जैसे फटीक हो जाता है, थकान है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रिटल नेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटल नेल्स जो है, हेयर लॉस होने लगता है। बहुत कॉमन है कि अगर किसी में हेयर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि वहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी या वो पेशेंट क्या है, एनीमिक है। इंक्रीज हो जाता है सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हाँ बहुत जल्दी जल्दी उसको कोल्ड फ्लू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से और भी जैसे लक्षण, जैसे डिप्रेशन भी एक लक्षण होता है। अगर अंदर से ही बॉडी एनीमिक है, अंदर से ही बॉडी में क्या कमजोरी है, थकान है, तो जाहिर सी बात है वो वर्क परफॉर्मेंस उसका प्रॉपर नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में बंदा जो है वो डिप्रेशन में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेयर लॉस और ब्रिटल नेल दो तो बहुत ही कॉमन है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फटीक बहुत ही मोस्ट कॉमन है। अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है। अब हम आयरन डेफिशिएंसी में हम सोर्स क्या लें, जैसे कि आयरन के फूड सोर्स क्या होते हैं। देखिए जनरली एग है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ग्रेन्स हैं, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं। अगर नॉनवेज की बात करें तो लिवर है और फिश है। इसके अलावा जैसे चिकन है, मीट है, ये सब भी अच्छे सोर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम आयरन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रेन्स और एग है, मीट है, ये सारे अच्छे सोर्स होते हैं। फिर देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जब हम बात करते हैं तो ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। देखिए इसमें जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो होते हैं ये कोएंजाइम की तरह रोल प्ले करते हैं डीएनए के सिंथेसिस में। अब देखिए अगर डेफिशिएंसी हो गई है इन विटामिन्स की या फिर इनका इम्पेयरमेंट हो गया है तो क्या होगा कि इनएडुकेट सिंथेसिस ऑफ डीएनए की इनएडुकेट सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इज अनइफेक्टेड, क्योंकि क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों जब एक साथ होते हैं, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ही सेल का डिवीज़न हो पाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आरएनए है, जो कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए प्रोटीन जिम्मेदार है, आरएनए की सिंथेसिस प्रॉपर हो रही है, प्रोटीन जो है अनअफेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म तो प्रॉपर बन रहा है, लेकिन क्योंकि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, ये क्या कर रहे हैं, डीएनए की सिंथेसिस में कोएंजाइम का रोल प्ले कर रहे हैं, तो डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न जो है वो ब्लॉक हो जाता है। यानी रेड ब्लड सेल में जो माइटोटिक डिवीज़न होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आरएनए
का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, साइटोप्लाज्मिक इनलार्जमेंट होता है, और जैसे ही साइटोप्लाज्मिक इनलार्जमेंट होता है माइटोटिक डिवीज़न होके एक सेल जो होती है वो दो में टूट जाती है। लेकिन इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए की सिंथेसिस। लेकिन डीएनए की सिंथेसिस में विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एज अ कोएंजाइम रोल प्ले करते हैं। अगर हमने डाइट में विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड नहीं लिया है तो क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, लेकिन आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जिससे साइटोप्लाज्मिक इनलार्जमेंट तो हो रहा है, लेकिन माइटोटिक डिवीज़न नहीं हो पा रहा है क्योंकि डीएनए सिंथेसिस नहीं हुई है। तो जो सेल्स होंगी वो कैसी दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी, है ना, साइज से ज़्यादा, इसीलिए हम इसको मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा भी है कि एसिंक्रोनिज्म बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन एंड न्यूक्लियर मैचुरेशन, साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन और न्यूक्लियर मैचुरेशन के बीच में क्या हो जाएगा, जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। फिर देखिए, तो वही बात है, सेम बात इन्होंने कही है। अब ब्लड में जो सेल्स आएंगी आरबीसी की वो कैसी आएंगी, इरेगुलर शेप की होंगी, यानी नॉर्मल साइज से बड़ी दिखेंगी। तो ये होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया की जब हम बात करते हैं, जनरली जो विटामिन बी12 की अगर डेफिशिएंसी है तो इसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। स्पेशली दोनों को एक साथ, बी12 और फॉलिक एसिड, दो किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या कहलाती है, मेगालोब्लास्टिक। लेकिन अगर पर्टिकुलरली विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है तो उसको हम बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। इसमें देखिए जो बी12 है वो बाउंड हो जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर से। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो प्रोड्यूस बाय द पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक बिफोर इट इज़ एब्जॉर्ब इन द टर्मिनल इलम। ये कह रहे हैं कि हमारी जो पैराइटल स्टमक की जो पैराइटल सेल होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिड्यूस करती हैं, और ये फैक्टर क्या करता है, जो विटामिन बी12 है उसको अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। ठीक है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर रिजल्ट इन पर्निशियस एनीमिया। तो जनरल क्या रोल होता है कि जो भी हम विटामिन बी12 खाएंगे वो हमारी जो स्टमक की जो पैराइटल सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगी, तो उस बी12 को, या हमारी बॉडी जो बी12 बनाएगी वो भी उसको इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, अपने साथ बाइंड करेगा और लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनएबिलिटी हो जाती है, यानी स्टमक की अगर पैराइटल सेल ने इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करना बंद कर दिया है तो ऐसी कंडीशन में विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो भी हिंडर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। आरबीसी जो होता है वो लेस देन 2.5 मिलियन एंड लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द सेल आर मैक्रोसाइटिक। देखिए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा कैन प्रोबेबली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूसिंग इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या होता है, कई बार हम जैसे दवाओं के साथ एंटीबायोटिक खाते हैं तो कई बार एंटीबायोटिक जो होती है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करती है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, या फिर जो स्टमक की जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो इसका एब्जॉर्प्शन है उसको, मैकेनिज्म को इंट्रिंसिक फैक्टर के हिंडर करती है। ठीक है, अब देखिए डिजीज़ जो होती है वो ऑटोमिन, कई बार ऑटोमिन डिजीज़ की वजह से भी विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो जनरली विटामिन बी12 को क्या होता है, हमारी बॉडी खुद से सिंथेसिस करती है, हमारा लीवर खुद से सिंथेसिस करता है, या फिर इसके जो डाइटरी सोर्सेज होते हैं वो होते हैं। तो इसको अगर हम ले रहे हैं तो हमारी बॉडी, इसका जो एब्जॉर्प्शन या जो इसकी फिजियोलॉजी होती है वो क्या है कि हमारी जो स्टमक की में जो पैराइटल सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगी, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगी वो क्या करेगी, विटामिन बी12 को अपने साथ बाइंड करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड तक लेकर जाएगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज हो रहा हो, सेल की पैराइटल सेल काम ना कर रही हो, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई हो जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर ना रिलीज हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। देखिए, ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैचुरेशन होता है कॉज्ड बाय इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस। फिर देखिए, कॉज क्या होता है पर्निशियस एनीमिया का, इनएडिक्वेट डाइजेशन। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लैकिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फूड्स विच आर सोल सोर्स ऑफ विटामिन बी12। देख लीजिए, इनएडिक्वेट इंजेक्शन का मतलब होता है कि हम विटामिन बी12 ना ले रहे हो प्रॉपर। तो जनरली विटामिन बी12 जो होते हैं वो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गुड सोर्स होते हैं, एनिमल फूड गुड सोर्स होते हैं। तो नॉनवेज जो होता है वो विटामिन बी12 रिच होता है। तो अगर हम नहीं ले रहे हैं प्रॉपर अपनी डाइट में तो भी पर्निशियस एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं रिलीज हो रहा है तो किसी भी वजह से, चाहे वो हेरिडिटी की वजह से हो, डिफेक्टिव इंट्रिंसिक फैक्टर हो, गैस्ट्रिक वो एट्रोफी हो, किसी भी वजह से एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, तो ऐसी कंडीशन में भी
विटामिन B12 की जो है डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन में क्या है कि अगर टेप वॉर्म है, फिश टेप वॉर्म है, ये सब अगर है, अगर पेट में कीड़े हैं या इस तरीके का वॉर्म इन्फेस्टेशन है तो भी क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इनएडुकेट यूटिलाइजेशन में कि क्या है कि हम विटामिन B12 तो ले रहे हैं लेकिन साथ ही साथ क्या है कि कुछ ऐसा खा रहे हैं जो कि उसके एंटागोनिस्ट उल्टा काम कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब होने से रोक रहा है, तो भी पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। इंक्रीज़ हो जाती है रिक्वायरमेंट, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हिमेटोपोइसिस होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई रिक्वायरमेंट, लेकिन हमने अपने डाइट में रिक्वायरमेंट तो बढ़ाई नहीं, तो उस कंडीशन में भी पर्निशियस एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड प्रेगनेंसी, जाहिर सी बात है यहाँ भी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है विटामिन B12 की, तो अगर डाइट में विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं हम प्रॉपर, तो यहाँ पे एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, लेमन येलो और पेल स्किन हो जाती है, जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगती है, ग्लोसाइटिस यानी कट्स हो जाते हैं माउथ में, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जो वजन होता है वो कम होने लगता है, कोल्डनेस ऑफ एंटरमेटाइटिस, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, और गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, अगर हम 1 माइक्रोग्राम डोज जो है रेडियो एक्टिव B12 की दें, 30% रिकवर हो जाते हैं इन द फेसेस हेल्दी वंस में और 70% इन पर्निशियस एनीमिया। ये कह रहे हैं कि अगर जनरली ये इस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं कि अगर हम 1 मिलीग्राम डोज रेडियो एक्टिव विटामिन B12 की देंगे, तो जो नॉर्मल हेल्दी है उसमें फेसेस में 30% जो होता है वो एलिमिनेट होता है, और जबकि अगर किसी को पर्निशियस एनीमिया है तो 70% जो है वो एलिमिनेट होगा, तो इससे पता लगता है कि उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। फिर देखिए शिलिंग टेस्ट होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम जान लीजिए। ट्रीटमेंट क्या है, 1000 माइक्रोग्राम ऑफ हाइड्रो ऑक्सोबेलामाइन देते हैं इंस्ट्रूमेंटल इंजेक्शन के थ्रू, हफ्ते में 2 बार देते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा इंजेक्ट करते हैं 100 मिलीग्राम एवरी 6 वीक्स इन इज़ गिवन, है ना, तो हर 6 महीने में 100 मिलीग्राम दे दें या 1000 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से हम हाइड्रो ऑक्सोकोबेलामाइन देते हैं। और अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल 4 ग्राम पर DL से कम है, तब हम क्या करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, ताकि कि हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो प्रॉपर आ सके। डाइटरी कंसंट्रेशन में देखिए, डाइटरी कंसंट्रेशन में हम देख रहे हैं विटामिन B12 रिच फूड जो है उसमें फ़िश है, क्रैब है, चीज़ है, चिकन है, एग है, रेड मीट, मिल्क और आलमंड। जनरली जो भी नॉनवेज होते हैं ये गुड सोर्स होते हैं, किसके गुड सोर्स होंगे विटामिन B12 के, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये भी अच्छे सोर्स होते हैं। फोलेट की डेफिशिएंसी एनीमिया देखिए, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया में ये क्या होता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में मोस्ट केसेस जो होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के देखे जाते हैं, और उसमें भी स्पेशली किसकी वजह से, फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि एसोसिएट होता है मालन्यूट्रिशन से, इन्फेक्शन से या प्रेगनेंसी में। जनरली हम देखते हैं ये 20 से 30 साल तक के लोगों में कॉमन है। एटियोलॉजी क्या है, अगर पुअर इनटेक है फोलेट का, फॉलिक एसिड का, या फिर लो एब्जॉर्प्शन है, या फिर अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या फिर हम कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो कि एंटागोनिस्टिक की तरह रोल प्ले कर रही है। सिम्टम्स क्या होते हैं, पैरेस्थेसिया, ट्रॉपिकल स्प्रू हो जाता है, मतलब यह है पैरेस्थेसिया मतलब थोड़ा सा ट्रॉपिकल स्प्रू में वैसे सिम्टम्स आएंगे, बेहोशी और चक्कर, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं, थकान रहती है, और डायरिया, ग्लोसाइटिस हो जाता है, डायरिया बार बार होता है और ग्लोसाइटिस की भी दिक्कत होती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, फॉलिक एसिड कंटेंट सीरम में चेक कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन लीस्ट विद ट्राइटियम लेबल्ड फॉलिक एसिड, और ये फिग्लू एक्सक्रीशन टेस्ट होता है। ये सब बस आप जान लीजिए कि हम सीरम में फॉलिक एसिड टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है कि फॉलिक एसिड की डोज 5 से 10 मिलीग्राम डेली दी जाए, या फिर हीमोग्लोबिन अगर 5 ग्राम पर DL से कम है तो हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देंगे। फिर देखिए फॉलिक एसिड जो होता है वो 10 से 15 मिलीग्राम डेली, या फिर 100 माइक्रोग्राम विटामिन B12 वीकली, तो इस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डाइटरी कंसिडरेशन में देखिए, जितनी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ब्रोकली है, पपाया, ऑरेंज है, एवोकाडो है, सीड एंड नट्स हैं, ठीक है, स्प्राउट्स हैं, बीन्स हैं, ओकरा है, ओकरा मतलब ये हम बोलते हैं लेडी फिंगर को, कलीफ्लावर, बीट्स, ये सब क्या होती हैं, डाइट फॉलिक एसिड का अच्छा सोर्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए हम प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया की अगर हम बात करें
तो किस तरीके से एनीमिया से बचा जा सकता है। तो पहला जो प्रिवेंशन हो सकता है वो हो सकता है सप्लीमेंटेशन का, कि हम ठीक है, जैसे कि नॉर्मल गवर्नमेंट जो है सप्लीमेंटेशन चला रही है और एलिमेंटल फॉर्म में आयरन के, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 अवेलेबल करा रही है, इंजेक्शन के फॉर्म में दे रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि सप्लीमेंटेशन हम स्टार्ट कर दें, इसमें जो एनीमिया का है वो प्रिवेंशन हो जाएगा। या फिर हम क्या करें, दूसरा जो तीनों एक साथ ही करने पड़ते हैं, सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, बिना इसके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आप, अगर आपको रिकवरी ठीक रेट से करनी है तो सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। एजुकेशन, लोगों को एजुकेट कर दीजिए आयरन रिच फूड के बारे में, विटामिन के बारे में, फॉलिक एसिड के बारे में, उनकी डाइट्रिक हैबिट्स के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो भी एनीमिया का जो प्रिवेंशन है एनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन, अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है गवर्नमेंट के पास वो फोर्टिफिकेशन का है, जैसे कि मार्केट में फोर्टिफाइड ऑयल, आयरन फोर्टिफाइड ऑयल प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से भी हम एनीमिया का प्रिवेंशन कर सकते हैं। सिम्टम्स आपको बता ही दिया है कि फटीग, वीकनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात की है। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। थैंक यू।